हेलो गाइज, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आरबीआई का रिजल्ट भी आ गया है, आईएफएससी का भी रिजल्ट आ गया है, पर अभी तक नाबार्ड ग्रेड ए का रिजल्ट नहीं आया है। तो आपके माइंड में डाउट होगा कि कब आएगा, क्या होगा। तो वो दोनों चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। पहले हम ये देखेंगे अभी जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम क्या कर सकते हैं, और बाद में ये देखेंगे कि रिजल्ट आने के बाद हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो रिजल्ट तो आई थिंक एक्सपेक्टेड है कि वो ये मंथ के एंड तक आ जाए, या फिर 5 अक्टूबर तक भी हो सकता है कि आए। वो नाबार्ड है, वो जनरली 1 मंथ लगाता ही है उसके फेज़ 1 के रिजल्ट आने में। तो अभी आप सोच सकते हैं कि मंथ एंड तक एक्सपेक्टेड है, ऐसा सोच के हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी क्या हो सकता है, तो दो केसेस हो सकते हैं कि कुछ लोग होंगे जो कॉन्फिडेंट होंगे कि मेरा फेज़ 1 आराम से क्लियर हो रहा है, और दूसरे लोग होंगे वो मेजोरिटी ऑफ पीपल विल बी इन द बॉर्डर लाइन एरिया, और या कुछ लोग होंगे जिनको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारा होगा ही नहीं। तो इसमें हम ऐसे देख सकते हैं कि जो लोग कॉन्फिडेंट है उनको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। पूरा यहाँ पे फुल थ्रॉटल पे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और अच्छे से करना है सब कुछ, क्योंकि ये जो टाइम है वो जो आप बॉर्डर लाइन वाले लोग होंगे उससे ज़्यादा आपको मिल रहा है। तो आपको उसका बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ करना है, डिस्क्रिप्टिव लिखना है, ऑब्जेक्टिव मार्क्स देना है, सभी चीज़ों पे आप अच्छा सा फोकस कर पाएंगे। पर जो मेजोरिटी ऑफ लोग होंगे वो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, बॉर्डर लाइन होंगे, कब आएगा, कैसे आएगा, हो गया तो क्या करूँगा, नहीं हुआ तो क्या करूँगा। तो उनके लिए क्या हो सकता है, तो उनके लिए ये हो सकता है कि आप जो ओवरलैपिंग थिंग्स है, फॉर एग्जांपल अगर आपका आरबीआई का एग्ज़ाम है, आईआरडीआई का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, ईएसआई पढ़ सकते हैं अच्छे से, जो पीआईबी है वो अच्छे से कवर कर सकते हैं, इंग्लिश का आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी ओवरलैपिंग थिंग्स है वो आप कर सकते हैं, कि जिससे आपको क्या होगा कि जो अभी का टाइम है वो इजीली जहाँ भी इजीली आप वो उसको मैनेज भी कर पाओगे। और नेक्स्ट ये होगा कि अगर आपका हो गया तो भी आपके पास ऐसा होगा कि मेरा ईएसआई हो गया है, मैंने इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रैक्टिस कर ली है, तो वो आपको है वो एक नच देगा, बेनिफिट देगा आपको आगे। ठीक है, तो क्या होगा कि आपको ओवरलैपिंग है वहाँ पे आपको तैयारी करनी है, और न्यूज़पेपर रीड करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये नहीं सोचना है कि फेज 2 में तो कहाँ पे न्यूज़पेपर के बारे में कुछ आएगा ये वो, पर आपको आगे का सोचना है कि मैं इंटरव्यू में जाऊंगा तब क्या होगा। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना अभी से स्टार्ट करना है। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो जिसमें इंटरव्यू है, तो उसमें आपको अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ना रहेगा। तो जो भी रेलेवेंट चीज़ें हैं वो आप पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, और अपना ओपिनियन है वो उसमें बना सकते हैं आप। ठीक है, और ये तो मैंने बताया है कि सारे डायमेंशन में आपको देखना है और अच्छे से आपको पूरी तैयारी में लग जाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी अभी आप क्या कर सकते हो वो देखना है कि क्या हो सकता है अभी जो हमारे पास 1 वीक या मोर देन 1 वीक है वो टाइम में। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि रिवाइज योर एआरडी एंड ईएसआई नोट्स। अभी तक जो भी आपने पढ़ा था, क्योंकि फेज़ 1 और फेज़ 2 का जो सिलेबस है वो सेम ही है हमारा। इसमें बस यही है कि वो थोड़ा डिटेल में पूछेगा, थोड़ा डीप में जाके पूछेगा। आपको क्या करना है, जो भी आपने नोट्स बनाई है फेज़ 1 वाली, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करना है माइंड में। क्योंकि फेज़ 2 में ऐसा हो सकता है कि जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, क्योंकि हमने फेज़ 1 में भी इस बार यही देखा कि जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन थे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। वो अगर आपको 2-3 कॉन्सेप्ट पता है तभी आप उसका आंसर कर पाएंगे, वैसे भी क्वेश्चन थे उसमें। तो आपको क्या करना है, मल्टीपल टाइम रीड करना है एआरडी का, ईएसआई का, वो सब। और जो आपने फेज़ 1 के टाइम पे जो भी मार्क्स दिया है वो आप फिर से अभी दे सकते हो, या फिर आप उसको फिर से चेक कर सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन थे क्या नहीं थे। क्योंकि वो जो क्वेश्चन होंगे वो करंट अफेयर के रिलेटेड भी होंगे, बजट भी आ जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाएगा, जो भी रेलेवेंट चीज़ें होगी वहाँ पे वो टचअप हो जाएगी। फिर उसमें अगर आपको दिखेगा कि ये स्कीम्स है, ये इसको स्कीम को ये करना है, तो ये वो स्कीम के बारे में आप ज़्यादा जान सकते हैं, उसको आप डीप में समझ सकते हैं, और उसका आप नोट्स भी बना सकते हैं। क्योंकि इसमें अगर 4 क्वेश्चन वाला अगर पैरा बेस्ड क्वेश्चन आ गया 2 मार्कर वाला, तो तब आपको क्या फ़ायदा करेगा कि जब आपने ऐसे स्कीम बेस में अच्छे से डीप में जो है वो
अपना नोट्स रेडी रखा हो, उसका भी आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। तो फेज़ 1 के मॉक्स फिर से देने हैं और उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसमें थोड़ा डीपर जाना है कि स्कीम बेस्ड वाले जो क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना रहेगा। बाकी एआरडी में क्या रहेगा कि एआरडी में अगर एनिमल हस्बेंड्री वाला कोई टर्म पूछ लिया, फॉर एग्जांपल आपको फैरोइंग पूछ लिया, तो आपको वैसे पता होगा प्रीवियस ईयर में आया है कि फैरोइंग क्या होता है, पर आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें सर्च कीजिए कि पिगरी के रिलेटेड दूसरे क्या क्या टर्म्स है जो मुझे पता होने चाहिए। तो आप सर्च कर सकते हैं पिगरी टर्मिनोलॉजी, ऐसा करके आप सर्च करेंगे तो फिर जो भी टर्म्स रेलेवेंट है वो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे करके आप जो है अपना नोट्स है उसको आपको रिफाइन करना है, थोड़ा डीप में देखना है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, पीवाईक्यू के बेसिस पे आप अच्छे से उसको एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कवर 6 months ऑफ पीआईबी एग्जॉस्टिवली। अभी जो भी क्वेश्चन आएगा वो पीआईबी से ही आएगा। स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन, जो स्कीम रिलेटेड पैराग्राफ जहाँ पे भी आता है वो पीआईबी से उठता है, या फिर एनुअल रिपोर्ट हो गया, या फिर कहीं पे ऑफिशियल अगर वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मनरेगा की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे कोई पैराग्राफ लिखा होगा, वहाँ से वो लोग पैराग्राफ उठाएंगे और आपको उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 6 मंथ तक का जो पीआईबी है वो आपको एग्जॉस्टिवली करना है। उसकी सारी स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, कुछ नया इनिशिएटिव आया है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये लोग अभी सरफेस लेवल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। और 2 मार्क का अगर 4 क्वेश्चन का पैराग्राफ आ गया और अगर आपको नहीं पता है इसमें क्या है, कुछ नहीं है वो सब, तो वो आपको जो है मेरिट लिस्ट से बाहर कर सकता है। तो इसलिए इसको आपको एकदम एग्जॉस्टिवली करना है, इसमें कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। आपको जो रेलेवेंट मिनिस्ट्री है वो पता होगी क्या होगा वो, फिर जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे में से जो भी कनेक्शन वहाँ पे बन रहा है वो भी आपको देखना है। फिर आगे मैंने वही लिखा है कि फोकस ऑन मेजर स्कीम, क्योंकि स्कीम बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, और फिर जो नहीं होते स्कीम बेस्ड वो एआरडी स्टैटिस्टिक्स स्टैटिक होता है, वो रहता है। तो एआरडी स्टैटिक तो आपने जो अभी नोट्स बनाई है फेज़ 1 में उस पर ही आपको वर्क करना है, जैसे मैंने आपको बताया। तो स्टैटिक ऐसे ही आपका कवर होगा, फिर आप उसका मॉक देंगे उससे कवर होगा, और लास्ट में ये हमारा जो ईएसआई है वो ऐसे कवर होगा। ईएसआई में जनरली सब करंट बेस्ड ही आता है, कुछ उसमें स्टैटिक आता नहीं है। तो पीआईबी, बजट और इकोनॉमिक सर्वे 3 जो है वो मेजर हमारे रिसोर्सेस हो जाते हैं ईएसआई करने के लिए। बजट में भी आपको पता ही है, पूरा एक वीडियो है हमारा, वो आप देख सकते हैं। फिर हमारा फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगा बजट का, जिसमें डिटेल में जो बजट में क्या क्या अपडेट्स है, क्या क्या नया इनिशिएटिव है, वो सब के बारे में वहाँ पे पता है, बताया गया है। फिर इकोनॉमिक सर्वे की भी हमारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो सकती है। तो जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें क्या करना है, जो सारे चैप्टर है उसको एग्जॉस्टिवली करने का ज़रूरत नहीं है। जो आपको फोकस है वो 7, 8, 9, 10 जो चैप्टर है उस पर करना है। एग्रीकल्चर रिलेटेड वाला चैप्टर है इसमें, फिर एमएसएमई वाला चैप्टर है, कोऑपरेटिव वाला है, ये सब है जो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और उसी से जो अगर वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे इकोनॉमिक सर्वे से तो वो इन्हीं चैप्टर्स में से आ सकता है, और उसमें काफ़ी डीप और अच्छा दिया हुआ है। डिस्क्रिप्टिव भी यहाँ से आपको उठा के दे सकते हैं कि मिलेट प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका क्या हुआ। वहाँ पे जो इकोनॉमिक सर्वे में बॉक्सेस होते हैं तो वो बॉक्स में वो अच्छे वाले जो क्वेश्चन है वो टैकल करते हैं, तो उसमें से आप सोच सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव भी वो उसको डालना है तो वो डाल सकता है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया हमारा, फिर आ गया रिपोर्ट। रिपोर्ट में सबसे पहले आपको नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट करना है। वैसे उतना सारा क्वेश्चंस आता नहीं है नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट से, पर हम रिस्क नहीं ले सकते, अच्छे से हमको जो एनुअल रिपोर्ट है वो पढ़ना रहेगा। आपने जैसे देखा कि प्रीलिम में 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्टली एनुअल रिपोर्ट से आपको देखने मिले थे, तो आप रिस्क नहीं लेना है, अच्छे से जो एनुअल रिपोर्ट है वो कवर करना है। जिन लोगों ने हमारा कोर्स परचेस किया हुआ है उनको जो एनुअल रिपोर्ट की समरी है वो अच्छे से हमने दी है। और अभी नेक्स्ट जो रिपोर्ट्स है वो कौन से रहेंगे, तो नेक्स्ट रिपोर्ट हमारे रहेंगे एसडीजी इंडिया रिपोर्ट, एसडीआर रिपोर्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, फिर मैन एंड वुमेन ग्रो रिपोर्ट, एसडीआर, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये सारी रिपोर्ट है, उसका आपको समरी पता होना चाहिए, एकदम डीप में नहीं जाना है।
डीप में कौन से में जा सकते हो आप? फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला है, उसमें आप डीप में जा सकते हो क्योंकि नाबार्ड है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में काफ़ी काम करता है। फिर मैन एंड वुमन वाले में भी आप थोड़ा डेटा है वो देख सकते हो, अपडेट कर सकते हो, क्योंकि मॉस्पी का ये रिपोर्ट है, इसमें जो है मैटरनल मोर्टालिटी, ये फिर जो डेमोग्राफी के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इसमें अपडेटेड दी गई है। फिर ग्रो रिपोर्ट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में है और वो नीति आयोग ने रिलीज किया है, तो इससे पैराग्राफ भी बन सकता है इसमें से, और इसमें से आपको डिस्क्रिप्टिव भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो बाकी जो रिपोर्ट है उसमें से आपको समरी पता होना चाहिए, इंडिया कहाँ पे है वो पता होना चाहिए, और जो उसका रेलेवेंट चीज़ें हैं नाबार्ड से वही आपको सिर्फ प्रिपेयर करना रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कि अब रिजल्ट जब तक आएगा तब इतनी सारी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं, तो आपको बैठना नहीं है। मुझे पता है कि जो प्रिपेयर करना अभी बहुत टफ रहता है, आपको बहुत प्रॉब्लम पड़ता है कि होगा नहीं होगा, वो अनसर्टेनिटी में ही अगर आप थोड़ा सा अपने आप को पुश करके प्रिपेयर कर सकते हो तो वो आपको आगे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर द रिजल्ट। अभी जब भी रिजल्ट आ जाएगा तब आपकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो तब आप जल्दी से चीज़ों को कर सकते हो। अगर अभी आपको मन है कि मैं डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना चाहता, कोई बात नहीं, तो आपको ईएसआई पे फोकस करना है, पीएबी पे फोकस करना है, रिपोर्ट पे फोकस करना है, वो सब कीजिए आप। पर जब रिजल्ट आ जाए और अगर आपने लिस्ट में अपना नाम देख लिया, फिर बाद में ये पूरा डिस्क्रिप्टिव बेस रहेगा कि आपको किस पे फोकस करना है। पहले तो हाई क्वालिटी ऑब्जेक्टिव मार्क्स जो आप अभी भी दे सकते हो, पर वही चीज़ है कि मुझे सर कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या करेंगे, तो अभी नहीं देना है तो कोई बात नहीं, पर फिर जैसे ही आ गया तब प्रिपेयर हुआ है नहीं हुआ है कुछ भी हुआ है पर टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये जो टेस्ट है वो थोड़ा आपको लगेगा कि आधे घंटे में 30 क्वेश्चन, पर जो 2 मार्कर है वो थोड़े डीप में रहते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो पहले तो प्रेफरेंस किसको देना है? हाई क्वालिटी ऑब्जेक्टिव मॉक्स को देना है। हमारा जो प्रैक्टिस मॉक में अभी आई थिंक 8th मॉक तक हमने कंप्लीट कर दिया है फेज 2 का, और हमें जो दूसरी 2 वाली मॉक है वो आपको 10th तक आई थिंक प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि जो भी 10th अक्टूबर तक आएगा वो सभी चीज़ें पीआईबी में से रिलेवेंट रहेगी। वो लोग वहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ रहे हैं। लास्ट ईयर जो अंबेडकर स्कीम वाला जो क्वेश्चन था वो 5-7 दिन पहले ही आया हुआ था पीआईबी में, वहीं से उन्होंने उठाया था जो 1 मार्कर था वो, तो इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए अभी आपको अगर ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है तो पीआई जो प्रैक्टिस मॉक है उसका फेज 2 का आपका ऑब्जेक्टिव मॉक्स वाला जो आप है वो परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव मॉक भी हम 5 प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से 3 आई थिंक लाइव हो जाएगी, तो वो भी आपको अच्छे से जो है कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देगा और उसमें एक्सपर्ट रिव्यू भी रहेगा, तो वो भी आप अपने से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेली आंसर राइटिंग। जब भी रिजल्ट आ गया तो रोज़ आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी है, 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन स्टार्ट कर देने हैं, और आपको 5 जो है डिस्क्रिप्टिव मार्क्स फुल, जैसे आप कैसे एग्ज़ाम में बैठते हो ऐसे बैठ के देना है कि आपको पता चले कि मुझे अगर टाइम क्रंच तो नहीं हो रहा है, मेरा टाइम मैनेजमेंट बराबर है कि नहीं, स्पीड बराबर है कि नहीं, वो सब देखने के लिए आपको एटलीस्ट 5 डिस्क्रिप्टिव मार्क देना है। 600 वर्ड में आपको ट्राई करना है कि आप 550 तक पहुंच पाए, 500 550 तक, और 400 वर्ड वाले में आपको 350 प्लस जाने का भी ट्राई करना है। ठीक है, तो वो सब आप रिजल्ट के बाद देख सकते हो। फिर आता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जो मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100 मार्क्स का इंग्लिश है और 100 मार्क्स का ESI प्लस ARD है हमारा। तो इंग्लिश में यहाँ पे ये देखने का है कि यहाँ पे फॉर्मल लेटर आता है। दूसरी जो भी एग्जाम्स है, सेबी हो गया, RBI हो गया, IFSC हो गया, उन सब में RC आता है, पर नाबार्ड है उसमें लेटर आता है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं वो देखना है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है वो देखना है, तभी आपको जो है वहाँ पे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टेक्निकल राइटिंग ही यहाँ पे चेक करते हैं, तो फॉर्मल लेटर आपको अगर नहीं आता है तो आप अभी सीख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं वो। ठीक है, फिर आती है प्रीसी, जो भी आपने देखा ही होगा। अगर आप उसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कोई भी न्यूज़पेपर में जो भी एडिटोरियल आता है उसको आपको जो 1/3 है उसमें
डिक्रीज करने का टाइप करने का ट्राई करना चाहिए कि 500 वर्ड का है तो आप उसको 130 150 वर्ड में अगर आप उसको समराइज कर पाओ, वो आप चेक कर सकते हैं, तो उससे प्रीसी आपका बेहतर हो सकता है। ऐसे में क्या है, ऐसे में आपको जो भी थीम्स चल रही है, बजट की थीम हो गई, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, एआई हो गया, तो वो सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा फर्दर मटेरियल है वो अपने पास रखना है, क्योंकि ऐसे है वो जनरली 300 to 400 वर्ड्स का ही आता है। तो इसमें अगर आपने जो ईएसआई और वो सब अच्छे से पढ़ा है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग किया है, तो आपको ऐसे लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। पर इसमें टेक्निकलिटी कैसे चेक करना है, तो आप ग्रामरली है, क्विलबॉट है, ऐसा जो प्रोग्राम्स है उसका यूज़ कर सकते हैं। आपने ऐसे ही पहले नोटपैड में लिख देना है अपना जो आंसर है वो, और फिर वो आंसर आपको ग्रामरली में या फिर क्विलबॉट में डालना है। तो वहाँ पे जो भी आपकी टेक्निकल मिस्टेक्स होंगी वो वहाँ पे आपको दिखेगी कि आप आर्टिकल भूल गए हैं, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस आएगा कि नहीं, वो सब जो चीज़ें हैं वो आप वहाँ से पता कर सकते हैं और अपना जो इंग्लिश है वो अच्छे से रिफाइन कर सकते हैं। ट्राई टू राइट इन ब्रिटिश इंग्लिश, क्योंकि इंडिया में जो भी इंग्लिश यूज़ होती है वो ब्रिटिश इंग्लिश ही यूज़ होती है, तो ट्राई करना है कि ब्रिटिश इंग्लिश में टाइप करें। और जो भी आप चीज़ हिंदी में टाइप कर रहे हैं, तो हिंदी में जो भी चीज़ लिखेंगे वो ट्राई करें कि कैपिटल में लिखे, तो अगर वहाँ पे अगर रेड लाइन आ सकती है तो वो जो कैपिटल होगा उसमें जल्दी वो नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हुआ इंग्लिश के बारे में। होपफुली आप अच्छे से तैयारी करें इसको, और एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। अगर बॉर्डर लाइन पे हो फिर भी अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि अगर रिजल्ट लेट आया तो फिर बाद में आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो आपको स्टडी के लिए ऑल द बेस्ट। ओके।